गान होगा, राष्ट्रीय गीत होगा और जो हमारे आगंतुक आए हुए हैं उनके मुख से अभिभाषण। तो मैं आमंत्रित करता हूँ इधर झंडा जो रहा हूँ अब इधर सामने में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जन गण मन भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मन गणनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब इसके बाद हमारे वरिष्ठ हमारे कुलेरी के अभिभावक थे। আজ 15ই আগস্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস। দেশটিও অফিস প্রাঙ্গণে ভারতবর্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন এসডি কোলিয়ারির প্রবন্ধ পাঠান এবং তিনি সততার পরিচয় দিয়ে দেশটিকে সামনে রেখে এই পদলের মাত্রা বাড়িয়ে ফেলছেন। তাই আজ স্বাধীনতা দিবসে তাকে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আমার কথা শেষ করলাম। इसके बाद हमारे कुलेरी से गवर्नमेंट माननीय नारायण माधव जी को आज सर्वप्रथम लाल किला से झंडा उत्तोलन शुरू हुआ है और पूरा भारतवर्ष में कहीं 1000 संख्या, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 300 या फिर कहीं कम संख्या के साथ भारतवर्ष के कोने कोने पर करोड़ों स्थानों पर ऐसा हम लोग उत्सव मना रहे हैं। तो उसी के उपलक्ष्य पर हम लोग भी आज बेलजी परिवार में, बेलजी कोलेरी के सभी बेलजी परिवार बेलजी के प्रांगण तो हम साल भर अपने दिल के अंदर संजो के रखें और सदैव देश के प्रति समर्पित रहें ताकि हमारा देश वापस से विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सके। धन्यवाद। इसके बाद से हमारे एसएम हमारे सिंह साहब अपना दोस्त साथियों, सबसे पहले आप लोगों को अनेकानेक शुभकामना कि हम लोग स्वतंत्र भारत में आज़ादी का पर्व मना रहे हैं और आज का दिन आज़ादी का पर्व के रूप में मना रहे हैं। तो मेरे जहन में जस्ट 5 मिनट पहले एक बात आया कि हम लोग अभी बहुत सारा डे मना रहे हैं, डे, बर्थडे, मैरिज डे, तो सबका अलग अलग होता है, अलग अलग पर्व भी है। हमारे यहाँ भिन्न भिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोग हैं, विविधताओं में अनेकता का देश हमारा ये देश है। हमारे कुछ भाई ईद मनाते हैं, कुछ भाई दुर्गा पूजा, दिवाली इस तरह करते हैं, सबका अलग अलग रहता है। तो उसमें मैं देखता हूँ कि लोग
बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सब बटे बटे जैसे हैं। भाई दुर्गा पूजा है तो ये मेरा ही जिम्मेवारी है, ये ईद है तो ये मेरा जिम्मेवारी है, और भी फेस्टिवल है तो सब अलग अलग तरीके से मनाते हैं। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि ये झंडा, ये राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी हम लोगों को एक मंच पे आने के लिए मौका देता है। और इस झंडे का ही ये पावर है कि हम लोग इस झंडा के पास, इसके नीचे, इसके सम्मान में अपनी अभिव्यक्ति रखते हैं और इस झंडे को हम लोग नमन करते हैं। और कम से कम इस चीज में तो हम लोग सब एक हैं, जो भारतीय हैं। परिवार के सभी सदस्य आज हम लोग 79वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कॉलेज के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। आप सबको हार्दिक अभिनंदन इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर। जैसा हमने सुना है अभी हमारे वीरेंद्र जो यहाँ पर सबसे सीनियर है, उसके बाद नारायण बाबू जो हम लोग के ओवरमैन में वन ऑफ द मोस्ट कर्मठ ओवरमैन में काउंट होते हैं, सिंह साहब जिनके कंधे पे अभी ब्रिगेड का जनरल शिफ्ट और तीनों शिफ्ट का भार है। इन्होंने जो बोला जिस्ट में 15 अगस्त का जो सार है वो निकाल के दिए। तो ये जो राष्ट्रीय पर्व जो बनता है ना, ये राष्ट्रीय पर्व कोई मामूली पर्व नहीं है। ये राष्ट्रीय पर्व एक बनने के लिए बहुत सारा बलिदान का जरूरत होता है। बहुत खून बहा है, लाखों करोड़ों लोगों का बलिदान हुआ है। कुछ मुख्य बलिदान हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं, लेकिन अभी भी इतिहास के पन्नों में ऐसे लाखों बलिदान है जो अंकित नहीं हो पाएंगे और आना भी पॉसिबल नहीं। तो ये जो वजह के नीचे हम लोग एकत्रित होकर 15 अगस्त का उत्सव मना रहे हैं, ये हम लोग के बलिदान को भी एक नमन है। ये आप ही के चलते आज हम लोग इस स्वतंत्र वातावरण में एक झंडे के नीचे खड़ा होकर अपने देश के बारे में आपसी बातों को रख सकते हैं, एक जगह रख सकते हैं। इसको सुनने वाला कोई है, बोलने वाला भी है, अपना जो भाव है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, सामने रख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। सभा में भारत को विश्व गुरु बनने का भी बात रखा गया है। तो भारत विश्व गुरु तो अवश्य बनेगा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत काफ़ी उन्नति किया है, यूनियन उसके आसपास भी नहीं है। तो खैर अभी जैसे धीरेन्द्र ने बोला कि भारत 4 नंबर पोजीशन पे है, तो ये जो 4 नंबर के ऊपर बाकी जो 3 है ना, वो बहुत ही बड़े मछली है। तो उन लोग को टक्कर देना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि भारत के पास एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स है। वर्कफोर्स में हम लोग सब काउंट होते हैं। एक जैसा सिंह साहब ने कहा, एक जनरल असिस्टेंट भी काउंट होता है और एक जनरल मैनेजर भी काउंट होता है। तो वर्कफोर्स बहुत ही, 2 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है उस देश का खनिज और दूसरा होता है उस देश का वर्कफोर्स। किसी भी विकसित देश जैसे चाइना को लीजिए, चाइना आज के डेट में 1 नंबर पर है। चाइना अगर ईवी के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करते हैं, तो उसका बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में आई थिंक आपका 80% से ज़्यादा बैटरी वहीं प्रोडक्शन होता है। उसका जो इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड, एनोड, ये सब मेरे हिसाब से 90% के आसपास वही प्रोडक्शन करता है। जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है जो आपका बैटरी में इस्तेमाल होता है, वो उसी में वहीं से ज़्यादा उत्पादन होता है। तो चाइना ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके पास खनिज है और उसके कामगार जो है वो संगठित है और उत्पादन देने का मानसिकता रखते हैं। खनिज हमारे पास भी कम नहीं है और हमारा जो जीएसआई है वो निरंतर कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन किए जा रहा है। और हमारे देश में भी बहुत सारे मिनरल्स, जो रेयर अर्थ मिनरल है या और भी बहुत सारे मिनरल है, जिसके बलबूते पर भारत विश्वगुरु बन सकता है, उसका खोज हो रहा है भारत। तो इसमें भारत के जो लोग हैं उसको संगठित रहना पड़ेगा और अपने कार्य के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा। जो बड़े बड़े देशों के बारे में बात किया नारायण बाबू ने,
सिंह साहब है, जापान, ये लोग का वर्कफोर्स बहुत ही संगठित है, बहुत ही पड़ेगा और टेक्नोलॉजी को हमें इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा कि जो हमारा वर्कफोर्स बाहरी वर्कफोर्स को टक्कर दे पाए। जो हमारे ऊपर का जो 300 जो अभी खिलाड़ी है, यूएसए, चाइना, एक और देश है, एक और कोई है, तो उन लोगों को टक्कर दे पाए। ठीक है, तो देखिए ये 2 दिन 4 दिन का बात नहीं है, इसमें एक जनरेशन बीत जाता है, पीढ़ी बीत जाता है। जैसे इंजीनियरिंग का समय 4 साल का होता है, हमने 4 साल पढ़ाई की इंजीनियरिंग पे। हम कॉलेज जब छोड़े तब हमारा कॉलेज का लैब थोड़ा और विकसित हुआ, 2-4 मशीनें और आई, हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी नया सिलेबस में घुसा, तो वो उसे किसने पढ़ा? उससे हमारे जो जूनियर्स हैं, जो जूनियर वहाँ 4 साल पढ़ के आए हैं, वो पढ़ के आएंगे। जब वो पढ़ के आ जाएंगे, उसका जो जूनियर होगा वो 4 साल फिर पढ़ेगा, उसका सिलेबस और विकसित होगा। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, विकास जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है।